दोस्तों एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और इनिशिएटिव फिर चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, ये देखो हमेशा से यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रीसेंट टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या फिर लेजिस्लेशंस हैं वो न्यूज में रहे हैं, क्या उनसे कोई रिपोर्ट आई है या फिर कोई वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक का काम करने वाला एस्पेक्ट हम देख पा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये मोर और लेस आपके लेजिस्लेशन और इनिशिएटिव ओरिएंटेड है और इसमें से आपको हो सकता है कि एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रीवियसली अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशंस बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। किसी भी तरीके से नया कोई इनिशिएटिव लिया गया हो तो उस पर आधारित भी आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं जब भी हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को या हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं। तो देखो आगे बढ़े ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि एक तो क्या है कि जो लोग भी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 3.0 रन कराया जा रहा है, जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपकी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपको मिनिमम टाइम में आप अपनी तैयारी को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। और फिर आपको जरूरत पड़ेगी देखो पीडीएफ की, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और आप मुझे फॉलो कर लीजिए और इसी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना, टेलीग्राम ओपन करके आप इसे स्कैन करेंगे ना, आपको यहीं पर पीडीएफ भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करनी है, ज्वाइन कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। फर्स्ट है 50 इयर्स ऑफ साइट्स। देखो साइट्स की बात करें तो पहली बात तो हमें इसकी फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। क्लियर। 50 साल कंप्लीट हो गए, मतलब इसकी स्थापना हुई 1975 में। तो थोड़ा साइट्स के बारे में जान लेते हैं। ये देखो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिससे कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स है या फिर हम इसको एक टर्म देंगे वाइल्ड लाइफ, उसमें जो कुछ भी आ जाता है आपका प्लांट एनिमल्स, उनको लेकर के किसी भी तरीके का अगर ग्लोबल ट्रेड हो तो उसके चलते वाइल्ड लाइफ को खतरा ना हो, ऐसा ना हो कि वो खत्म ही हो जाए, एक्सटिंक्ट ही हो जाए, या उनकी पॉपुलेशन या उनकी डेंसिटी में रिडक्शन आ जाए, जो कि मोर और लेस बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल हो। तो ऐसे में उसकी रेगुलेशन के लिए साइट्स को स्थापित किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट कब किया गया था इस साइट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे, तो वो 1963 में अडॉप्ट किए गए थे और एनफोर्समेंट में आ गया 1 जुलाई 1975 को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एनफोर्समेंट वाली डेट जो थी उसके अकॉर्डिंग अभी इसको 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मेंबरशिप 185 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, कुछ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी इसके पार्ट हैं और सबसे इंटरेस्टिंग हमारे लिए इंडिया भी इसका मेंबर पार्टी है 1976 से अभी तक, मतलब जब लॉन्च हुआ उसके नेक्स्ट ईयर ही इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। लीगल स्टेटस, अगर किसी कंट्री ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को, साइट्स को अगर साइन कर लिया ना, तो आप मान के चलिए उस कंट्री के लिए लीगली बाइंडिंग कंडीशन हो जाती है। मतलब ये कि जो कुछ भी यहां पर साइट्स के चलते डिसीजन लिए जाते हैं वो मोर और लेस फॉलो करने होते हैं उस कंट्री को। साइट्स के अंदर किसी भी तरीके की रेगुलेशंस हैं वो चलती हैं। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपके देश में कोई नेशनल लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं तो उन लॉज को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, आप उन लॉज को अमेंड करोगे या फिर आप अपने लॉज को इस तरीके से तैयार करोगे जिससे कि साइट्स की जो नीड है या फिर जो भी आउटलाइंस है वो फुलफिल हो सके। मतलब दोनों पैरेलली भी चल सकते हैं और कोशिश ये हो कि साइट्स की गाइडलाइंस को फॉलो करके नेशनल लॉज पे काम किया जाए। इससे क्या होगा, एक कन्वर्जेंस भी क्रिएट होगी, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी पूरे होते हैं। इसीलिए तो आप देखो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसको अमेंड करके हमने जो भी हमारी, आप कह सकते हो कि इसमें जो लिस्ट है ना, उन लिस्ट को हमने अपडेट किया है। तो उसके पीछे मोर और लेस लॉजिक यही है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो साइट्स को यूएनईपी का जो सेक्रेटरीट है, ठीक है, जिनेवा में, वहां से मैनेज किया जाता है और साथ ही साथ इसको साइट्स से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनके लिए साइंटिफिक और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है आईयूसीएन के द्वारा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है 50 साल ऑफ साइट्स से संबंधित। फिर आगे बात करें साइट्स के तहत क्या है, किस तरीके से प्रोटेक्शन इंश्योर होता है, तो 3 अपेंडिक्सेस के कैटेगराइजेशन आप देखने को मिलेगा। फर्स्ट में हाईएस्ट प्रोटेक्शन पे काम किया जाता है, जहां पर स्पीसीज यूं लगे कि अगर उनका ट्रेड होता रहा इंटरनेशनल मार्केट में तो वह एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी। तो ऐसे में ट्रेड
उसी कंडीशन में अलाउ किया जाता है जहां पर मान लो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, मानो कि अगर ट्रेड हो जाएगा तो कोई दवाई तैयार हो सकती है, किसी तरीके से नई रिसर्च हो जाएगी जो कि बहुत लंबा हमें आउटकम दे सके। ऐसी सर्कमस्टांसेस में ही इस तरीके से अपेंडिक्स फर्स्ट में एनलिस्टेड स्पीसीज की ट्रेड अलाउ की जाती है, अदरवाइज नहीं अलाउ की जाती, जैसे कि गोरिल्ला, सी टर्टल एक्सेट्रा। वहीं पर अपेंडिक्स सेकंड है ना, इसमें क्या किया गया है कि एक्सटिंक्शन का तो डर नहीं है, चाहे वो प्लांट हो या फिर कोई भी एनिमल हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है ना, उसका एक्सटिंक्शन मतलब वाइल्ड लाइफ में खत्म होने का डर नहीं है, लेकिन आप देखो कि उसके ट्रेड को कंट्रोल करना आप कह सकते हो जरूरी है कि भाई कैसे भी करके उसके सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है ना। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें सेकंड लिस्ट में अपेंडिक्स में वो आती हैं वो स्पीसीज जिनका खतरा तो नहीं है खत्म होने का, लेकिन उनके ट्रेड को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो लंबे समय में वो खतरा बन सकता है, समझ गए। तो ऐसे में एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट इसका परमिटेड रहता है, और जनरली स्पीसी के सर्वाइवल के लिए वो खतरा नहीं होना चाहिए, मतलब एक रेगुलेटेड मैनर में अप्रूवल यहां पर रहता है। इसका एग्जाम्पल पैडल फिश, लायंस, अमेरिकन एलिगेटर्स, महोगनी, ये आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं। वहीं अपेंडिक्स 3 की बात करें तो इसमें वो स्पीसीज एनलिस्ट की जाती हैं जो दुनिया में जो साइट्स के मेंबर कंट्रीज है ना, उनमें से किसी एक कंट्री के अंदर वो स्पीसी जो मोरलेस प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आती है, प्रोटेक्टेड आती है। तो ऐसे में उस कंट्री की मेंबरशिप के चलते एक ऑब्लिगेशन बाकी पार्टीज पर भी आ जाता है कि भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी प्रोटेक्शन को प्रमोट करें। इससे क्या होगा कि वो स्पीसी एक अटेंशन गेन करने में एक तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगी, है ना। इसमें अगेन वही बात कि आपको परमिट लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें आपके मैप टर्टल, वॉलरस ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक में एक्सटिंक्शन का डर है, दूसरी में सर्वाइवल के लिए खतरा ना बने, और तीसरी के अंदर आ गया कि किसी ना किसी एक कंट्री में प्रोटेक्शन दी हुई है स्पीसीज को। तो ओवरऑल आपका प्रोटेक्शन क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को ध्यान रखते हुए कि भाई इसमें कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके चलते सर्वाइवल पे ही खतरा बन जाए स्पीसी के। क्लियर है, याद रख लेना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखो रिसेंटली पहली असेंबली हुई है आईबीसीए की, कहां पर हुई, न्यू दिल्ली इंडिया में। अगर इसकी बात करें तो हमें यह ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक तरीके से प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज अप्रूव कर दी हैं। अब ये क्या होती हैं, देखो कोई भी इंटरनेशनली कोई एग्रीमेंट फाइनलाइज हो रहा है तो होता क्या है कि उस एग्रीमेंट को अगर इंडिया में ऑपरेट करना है तो हमें यह देखने की जरूरत है क्या इंडिया की पार्लियामेंट के द्वारा पारित किसी कानून के तहत अप्रूवल दिया जा रहा है या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक सोवरेन कंट्री हैं। कोई भी तरीके का इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर हमारे डायरेक्टली इंप्लीमेंट होने लग जाए तो आप समझिए कि वहां पर हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या हमारी पार्लियामेंट कोई रोल प्ले कर पा रही है, अगर नहीं तो फिर हम खुद को सोवरेन कैसे बोल सकते हैं। तो वो चीज जो है उसके लिए क्या है, 1947 में यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जब हम एक डोमिनियन स्टेटस के तहत चल रहे थे, क्योंकि हम एक रिपब्लिक स्टेटस कब ले पाए थे, ध्यान रखोगा आपको, हम रिपब्लिक कब बने, रिपब्लिक बने थे हम 1950 में। डोमिनियन से रिपब्लिक बनने का जो हमारा सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ गया था। तब तक हम डोमिनियन ही थे। तो उस टाइम की जो पार्लियामेंट थी उसके द्वारा ये एक्ट बनाया गया था। मेन पर्पस क्या है कि इंटरनेशनली या यूनाइटेड नेशन से संबंधित किसी भी तरीके के कोई एफर्ट अगर किए जाए यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल्स जो है उनके आधार पर, तो उनको फिर हमारे देश में कैसे इंप्लीमेंट हम कराएंगे। तो उससे रिलेटेड ये 1947 का एक्ट है, और उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से प्रिविलेज और इम्यूनिटीज प्रोवाइड कर दी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इन इम्यूनिटीज से क्या होगा, इंडिया एक तो क्या हो जाएगा, एक होस्ट कंट्री के तौर पे जो रोल प्ले करना चाहता है वो आ जाएगा कि हाँ जी देखो हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को अप्रूव भी करते हैं और इसको लीड भी करना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल एक मैसेजिंग भी हो गई। साथ ही साथ आईबीसीए जो है वो अब इंडिया में तो ऑपरेट करेगा ही, प्लस साथ में जो भी मेंबर कंट्रीज इसको साइन करते चले जाएंगे उनके बीच में कॉपरेशन, नॉलेज एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन पे भी काम हो पाएगा। अल्टीमेट टारगेट क्या है कि जो बड़ी जंगली बिल्लियां होती हैं, बिग कैट्स 7 टाइप की होती हैं, इनके कंजर्वेशन पे एफर्ट ज्यादा से ज्यादा डाला जा सके। तो सबसे पहली चीज ये जो मीटिंग हुई है
फर्स्ट असेंबली हुई है आईबीसीए की जून 2025 में, इसके बारे में थोड़ा जाने। इसको चेयर किया गया था हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। इसके अलावा पार्टिसिपेशन की बात करें तो मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन आया था 9 कंट्रीज में, जिसमें इंडिया तो था ही, बाकी भूटान, कंबोडिया, एस्वेटिनी, गिनिया, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान। अभी आपको यहां पर स्मॉल नेम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेंबरशिप ओपन है, बाकी कंट्रीज भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। डिसीजन कौन कौन से लिए गए, एक तो क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में ही फाइनलाइज कर दिया गया है। दूसरा, वर्क प्लान क्या रखना है, क्या रूल ऑफ प्रोसीजर होगा, कहां से फाइनेंस आएगा, इनसे रिलेटेड भी बातचीत यहां पर हुई और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज किए गए। अब आईबीसीए की बात कर लेते हैं। ये देखो एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम है बिग कैट्स की कंजर्वेशन। लॉन्चिंग हुई थी अप्रैल 2023 में, जिसमें लीड रोल प्ले किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। वो भी कब, जब हमारे देश में 1973 के टाइम पे आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ और उसको फिर 50 साल कंप्लीट हो गए। तो उस एक तरीके से 50 साल के जो इवेंट की बात है, उस टाइम पर ये लॉन्चिंग हमने एक तरीके से लीड की थी। काम क्या है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे, जहां पर भी बिग कैट्स रहती हैं उन कंट्रीज के साथ में कोलैबोरेट करते हुए हमें कंजर्वेशन पर एफर्ट डालना है। कवरेज 7 बिग कैट्स इसमें कवर की जा रही हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जेगुआर, प्यूमा, ये आ जाएंगी। और इन 7 में से अगर पूछा जाए इंडिया में कितनी मिलती हैं, तो सिर्फ 5। क्यों? क्योंकि ना तो प्यूमा हमारे यहां मिलता है, ना ही जेगुआर, बाकी बचे हुए 5 आपको देखने को मिल जाएंगे। मेंबरशिप की बात करें तो फरवरी 2025 में 27 कंट्रीज थे, जिसमें इंडिया भी आ गया, और बाकी और कंट्रीज भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 27 कंट्रीज आ गए, इसमें अगर हम बात करें कंसेंट दे दी है कि हाँ जी हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में मेंबरशिप की बात करें तो अभी 9 कंट्रीज ही हैं, जिसमें भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, जो जिनके मेंबर्स अभी प्रेजेंट थे ना इस फर्स्ट मीटिंग में, वो अभी परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी औरों ने अपनी तरफ से कंसेंट दिए कि हाँ हम ज्वाइन और कर लेंगे, वो विद द टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और वैसे है तो ओपनिंग सारे जितने भी आपके यूएन मेंबर कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो इंडिया तो है ही, बाकी लाइबेरिया, एस्वेतिनी, सोमालिया और निकारागुआ, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने लीड किया। हेडक्वार्टर आपको पता पड़ ही गया। आईबीसीए की गवर्नेंस की बात करें तो इसमें एक जनरल असेंबली होगी, जिसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे ना उनका पार्टिसिपेशन होगा, और साथ में एक काउंसिल भी होगी जो कि इलेक्टेड मेंबर नेशंस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन लेकर के काम करेंगे, और एक परमानेंट सेक्रेटरीट भी होगा जो कि जनरल असेंबली और काउंसिल की एब्सेंस, या आप कहेंगे जब सेशन में नहीं होंगे तो बैक हैंड पे प्रॉपर काम करते रहेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी काम करती है। फंडिंग की बात करें तो आईबीसीए जो है, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल या सपोर्ट मिल चुका है 150 करोड़ का आने वाले 5 सालों के लिए, लेकिन 2023 से लेकर के 2027-28 तक। बाकी फंडिंग के और स्कोप्स जैसे जैसे मेंबरशिप बढ़ेगी वैसे स्कोप्स खुलते चले जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम बीआरएस कन्वेंशंस 2025 के बारे में। हुआ क्या है, ये 3 अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के, लेकिन तीनों की जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज कराई जाती है, और 2025 की होस्ट हुई, वो हुई जिनेवा में। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। ये तीनों की तीनों इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है ना, इनका काम क्या है कि जो हेजार्डस केमिकल होते हैं, हेजार्डस वेस्ट होते हैं, इनके चलते ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को कोई खतरा हो सॉरी, उससे हम बचा सके, तो इसलिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तौर पे यहां पर काम किया जाता है। और इसमें मेन क्या है कि कहां पर वो केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से यूज होता है, कहां ट्रेड हो रहा है, क्या उसके वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, उनको कहां डिस्पोज किया जा रहा है, ये सारी चीजों पर मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाती है, जिससे कि एनवायरमेंट और ह्यूमन पे मिनिमम इंपैक्ट या इंपैक्ट नेगेटिवली जाए ना। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो 2010 से इन कन्वेंशंस ने जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही ऑर्गेनाइज कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 3 कन्वेंशन अलग अलग है, तीनों के पर्पस अलग अलग है। हाँ, मुद्दा हेजार्डस केमिकल और उनसे जनरेटेड जो वेस्ट होता है उन्हीं से संबंधित है, लेकिन इनका पहले अलग ऑपरेशन होता था। बट ओवरऑल 2010 में बोला कि जब हमें मामला ही ओवरऑल केमिकल हेजार्डस एंटिटीज से ही डील करने का है, तो क्यों ना साथ मिलकर किया जाए। इंडिया की बात करें तो तीनों कन्वेंशंस में इंडिया पार्टी है, और अब की बार जो ये बीआरएस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है,
जहां जो ऑर्गेनाइज कहां पे हुई, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो यहां पर इसकी थीम रखी गई मेक विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट। थोड़ा सा इस थीम के बारे में ध्यान रख लेना। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेसल कन्वेंशन 1989। देखो इसके फुल नेम की बात करें तो यह है द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो ये नाम आपको ध्यान रख लेना है कि आप हैजार्डस वेस्ट जो है, ठीक है, जो भी आपने केमिकल लोड जो यूज किए, उनको कहां ले जाकर के उनको डिस्पोज किया जा रहा है, उसकी प्रॉपर रेगुलेशन हो। 1989 में इसको अडॉप्ट किया गया और एनफोर्समेंट में आ गई 1992 में। तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया कि जो भी हैजार्डस वेस्ट है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरा हो सकता है, एनवायरमेंट के लिए खतरा हो सकते हैं, उनको दो नेशंस के बीच में अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, मान लो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से कुछ वेस्ट क्रिएट किया गया और उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ले जाकर के डिस्पोज करने की बात हो रही है, तो उसका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं। तो क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, गरीब देशों के अंदर रहने वाले लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसका प्रॉपर रेगुलेशन। समझ गए बेसल कन्वेंशन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज रॉटरडैम कन्वेंशन 1998। इसको क्या बोलते हैं? ये है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। सीधी बात है कि एक कंट्री में कोई केमिकल अगर प्रोड्यूस किया गया, उस केमिकल को दूसरे कंट्री में अगर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहां पर होस्ट कंट्री से अगर रिसीविंग या डेस्टिनेशन कंट्री में वो कंटेंट जा रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है वहां पर लाइफ का, क्या नहीं। तो उससे रिलेटेड उस एक्सपोर्ट की स्टेज से पहले, इनसे पहले रिसीविंग कंट्री से परमिशन या फिर उनको पहले बता दिया जाए कि ये आपके यहां पर आएगा, इसका ये असर हो सकता है, इससे कि वो प्रायर कंसेंट दे तभी फिर वो एक्सपोर्ट हो पाए, अदरवाइज रोक दिया जाए। ये 1998 में अडॉप्ट हुई, एनफोर्समेंट में 2004 में आई और इसका ऑब्जेक्टिव शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस लिए? इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड। वो इंटरनेशनली जो भी आप लेन देन करते हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। फिर आती है आपकी स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित है, 2001 में अडॉप्ट की गई, 2004 में एनफोर्समेंट में आई। काम क्या है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का प्रोडक्शन और उसका यूज, उसको हम एक तरीके से एलिमिनेट करें या फिर मिनिमाइज कर दें। ये पीओपीज क्या होते हैं? देखो ये जनरली वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में या हमारी फूड चेन में एक बार एंटर हो जाते हैं तो लंबे समय तक टिकते हैं और वो खत्म नहीं होते, और फिर वो हमारी बॉडी में या एनवायरमेंटल लाइफ जो भी है उसके अंदर एंटर होकर के बहुत ही गजब के कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं, डैमेज कर देते हैं पूरे सिस्टम को। तो ऐसे पीओपीज को रोकना जरूरी हो जाता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, जो कि आप बोलोगे मोटा मोटा तो 2004 बोला जाएगा एनफोर्समेंट के हिसाब से। इसमें आप डीडीटी का नाम भी समझ सकते हैं, ठीक है, डाइएल्ड्रिन हो गया, एल्ड्रिन हो गया, इसके अलावा एड्रिन हो गया, हेप्टाक्लोर, पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनॉल पीसीबीज, ठीक है, इसके अलावा डाइऑक्सिन्स, फ्यूरन्स, ये कुछ पीओपीज हैं जो कि फूड चेन में एंटर होकर के बहुत ज्यादा घातक साबित हो जाते हैं अगर हम ओवरऑल लाइफ सर्वाइवल की बात करें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखो हमारा जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ना, हिमाचल प्रदेश में है ना, उसको यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसके तहत इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे लिए। तो अभी क्या होता है, चाइना के हैंगजोउ में 37वीं मैब प्रोग्राम की मीटिंग होती है, सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है और इसमें ये डिसीजन लिया गया। तो ऐसे में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये प्रोग्राम है क्या। देखो अगर हम वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है जिसके चलते बायोस्फीयर रिजर्व में जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें प्लांट्स हो या स्पीसीज हो, उनके साथ में जो ह्यूमन है उनकी एक प्रॉपर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन की जा सके, एक म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जा सके, जिससे कि ह्यूमन लाइफ और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ दोनों
सर्वाइव कर सके, थ्राइव कर सके। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व करना है, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करना है। अप्रोच की बात करें तो इसमें इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के साथ में आपने इंटीग्रेट कर दिया लाइवलीहुड, रिसर्च, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करें तो इसमें जो नॉर्थ साउथ कॉपरेशन उसको प्रोमोट करना है और साउथ साउथ कॉपरेशन है उसको प्रोमोट करना है। इसका मतलब सिंपल है कि नॉर्थ का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज और साउथ का मतलब हो गया डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। उनके बीच में एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस की एक्सचेंज को प्रोमोट करना यहां पर मेन टारगेट है। और अमंग सदर्न या फिर साउथ, जो ग्लोबल साउथ है उसमें भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना इसका मेन टारगेट है। फिर बात करें तो इस प्रोग्राम के तहत पूरी दुनिया में 785 बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंक्लूड किया जा चुका है अक्रॉस 142 कंट्रीज। अगर हम मैब प्रोग्राम की बात करें तो इसमें यूनेस्को के द्वारा एफर्ट किए जाते हैं और ये एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसमें एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड को भी इंश्योर हमें करना है। इसकी शुरुआत 1971 में हो गई थी। काम क्या है? एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन की प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना। फोकस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरा ह्यूमन वेलबींग। ये याद रख लेना है हमें। साथ ही साथ अभी तक कौन से हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स इस मैब प्रोग्राम के अंडर आ चुके हैं, तो एक तो ध्यान रख लेना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले आया था 2000 में, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में फैला हुआ है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु 2001, सुंदरबन वेस्ट बंगाल 2001, नंदा देवी उत्तराखंड 2004, नौक्रेक मेघालय 2009, पचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009, सिमलीपाल उड़ीसा 2009, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 2013, अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2012, अगस्त्यमलाई केरला तमिलनाडु 2016, कंचनजंगा सिक्किम 2018, पन्ना मध्य प्रदेश 2020 और कोल्ड डेजर्ट आपका लेटेस्ट 2025। तो ये थोड़ा सा पिछले 3 और शुरुआती 1 का तो नाम आपको जरूर से याद रख लेना है। फिर बात करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 7वीं मीटिंग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइज कराई गई और वेन्यू था आपका गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है ना वहां पर, और दिन था आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं मार्च 3 के दिन। ये हमें ध्यान रखना, 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। गिर नेशनल पार्क की लोकेशन की बात करें तो गुजरात की जब लोकेशन हमारे पास में कुछ इस तरीके से आती है ना, तो ये वाला जो लोब है सौराष्ट्र वाला, वहां पर आपको गिर की लोकेशन देखने को मिल जाती है, राइट। अब इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किसके अंडर किया जाता है? सबसे पहली चीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बनाया कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और सेक्शन 5A है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके तहत इसको स्थापित किया हुआ है। और जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्थापित, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो ये मैकेनिज्म आया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको स्टैब्लिश करने के लिए 2002 में अमेंडमेंट लाया गया था। पहले क्या था कि 1952 से एक इंस्टीट्यूशन काम किया करता था जिसका नाम था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। फिर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। अब 1972 एक्ट को 2002 में अमेंड करके फाइनली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जिसने इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है? काम क्या है? ये देखो एडवाइजरी फंक्शन है इसका मेजरली। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरीके से हमारे देश में वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या एफर्ट्स होने चाहिए वो गवर्नमेंट को एक सजेशन के तौर पे दिए जाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और मेजर्स अकॉर्डिंगली ले ले। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 47 मेंबर कमेटी है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रख लेना। और वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं ना, वो इसके वाइस चेयरपर्सन के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क की हम बात कर ले, जहां पर इसकी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, 7th मीटिंग, जिसकी हम अभी कंटेक्स्ट लेकर के बातचीत कर रहे हैं। तो देखो गिर की बात मैंने बताई आपको कि गिर जो है वो सौराष्ट्र वाले रीजन में, जूनागढ़ आपका रीजन है, और वहां पर सौराष्ट्र रीजन में पर्टिकुलरली हम देखें तो उस एरिया में गिरनार रेंज है, उस गिरनार रेंज के फुटहिल्स में आ जाता है। अगेन मैं यहां पर भी बताऊं तो यह वाला जो लोब है नीचे वाला, उस वाले एरिया में ये लोकेशन आ गई, ठीक है। 1965 में
गिर नेशनल पार्क जो है 1965 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे मानी गई, फिर 75 में नेशनल पार्क का तबका भी दे दिया गया। सिग्निफिकेंस की बात करें, एशियाटिक लाइन्स के हैबिटाट की बात करें तो ये लास्ट हैबिटाट है जहां पर एशियाटिक लाइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और फॉरेस्ट वाइज देखें तो यहां पर लार्ज कॉन्टिन्यूअस ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट यहां पर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज भी रहती हैं जिनमें मालधारी, जो कि एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, दैट मीन्स घुमंतु प्रजाति है या जाति है जो कि यहां पर रहती है। और रिलेशनशिप बड़ी इंटरेस्टिंग है, सिम्बायोटिक। इसका मतलब कि यहां पर वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए भी ये कम्युनिटी काम करती है और अपनी लाइवलीहुड के लिए भी डिपेंडेंट है, समझ गए। और जहां पर ये कम्युनिटीज रहती हैं उनको नेसेस कह दिया जाता है। फिर हम फ्लोरा और हैबिटाट की बात करें तो यहां पर मिक्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ओपन स्क्रबलैंड, ग्रासलैंड, इसके अलावा डाइवर्स इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। एशियाटिक लाइन की बात करें तो कंजर्वेशन स्टेटस है IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टेटस में शेड्यूल फर्स्ट है, और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट के अंडर में इसको प्रोटेक्शन दी हुई है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4। देखो IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 जो है वो IUCN ने अभी आबू धाबी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसके तहत रिलीज कर दिया। क्या बातें बताई गई है, एक तो देखो सीवियर रिस्क का कैटेगराइजेशन बताया गया है कि दुनिया भर में अगर हम नेचुरल साइट्स को ऑब्जर्व करें तो 43% नेचुरल साइट्स ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट्स का सामना कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा अगर नेचुरल साइट्स को खतरा है तो वो मोरलेस क्लाइमेट चेंज के चलते हैं। दूसरा, इन्वेजिव स्पीसीज, आप जानते हैं कि कुछ स्पीसीज जो है वो नेटिव होती है, जो कि अपनी लोकल एरिया में ग्रो करती है, वहीं पे सरवाइव करती हैं। वहीं पर इन्वेजिव स्पीसीज, इनका ओरिजिन तो कोई दूसरी जगह है, लेकिन अभी वो इन्वेड कर चुकी है दूसरी टेरिटरी में, दूसरे इकोसिस्टम में, और वहां की जो नेटिव स्पीसीज है उनके लिए खतरा बन रही है। तो उसकी अगर बात करें तो इस IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 में साफ साफ बताया गया कि इन्वेजिव स्पीसीज या फिर एलियन स्पीसीज जो है, दूसरे नेटिव से आने वाली, ओरिजिन से आने वाली, वो 30% साइट्स के लिए खतरा बन के उभर रही हैं। फिर डिजीजेस बढ़ती चली जा रही है कि वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स में डिजीजेस का जो रेशियो है वो पहले 2% तक ही देखा गया था ओवरऑल, की 2% वाइल्ड लाइफ हमारी खतरे में थी बीमारियों की वजह से, अब वो बढ़कर के 9% हो चुकी है, ये भी बड़ी कंसर्निंग बात है। इसके अलावा कंजर्वेशन आउटलुक जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। पहले तो क्या था कि जो एफर्ट हुआ करते थे हमारी जो नेचुरल लाइफ है, नेचुरल इकोसिस्टम, उसके प्रोटेक्शन के लिए, वो हुआ करता था 2020 में 62% तक का, अभी वो घट करके 57% आ गया। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बड़ी कंसर्निंग है, इन पर हमें काम करना होगा। अब देखो कंजर्वेशन आउटलुक में क्या होता है, 3 कैटेगरीज में क्राइटेरिया दिया जाता है, देखा बताया जाता है कि कौन सी साइट कितना खतरे में है। तो इंडिया की जब बात करें तो सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में हमारा सुंदरबन, मानस नेशनल पार्क और वेस्टर्न घाट्स हैं। और गुड विद सम कंसर्न, जहां पर थोड़ी प्रॉब्लम्स है, वो तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आ गया, काजीरंगा, केवला देव, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और गुड कैटेगरीज का मतलब जहां पर अप टू द मार्क कंडीशंस चल रही हैं, तो केवल एक नेशनल पार्क है, दैट इज कंचनजंगा। बाकी जो है वो मोर और लेस कंसर्निंग कैटेगरी में है या फिर सिग्निफिकेंट कंसर्निंग कैटेगरी में है। तो ये 3 क्राइटेरिया, 3 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन आता है, और इंडिया की तरफ से कौन कहां रिप्रेजेंटेशन देता है वो हमने देखा। अब IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक की बात करें तो ये एक तरीके का ग्लोबल असेसमेंट है कि सही मायने में जो हमारा नेचुरल साइट्स का एक सेगमेंट है उसके लिए कितना एफर्ट किया जा रहा है, उसकी स्टडी की जाती है IUCN के द्वारा, और उसी को फिर बाद में एक रिपोर्ट के बेसिस रिलीज कर दिया जाता है। पर्पस है कंजर्वेशन स्टेटस को चेक करना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनका क्या स्टेटस चल रहा है, कितना इफेक्टिव मैनेज उनको किया जा रहा है। लॉन्च हुआ 2014 में। शुरुआत में तो देखो हर 3 साल से इनकी एक तरीके से रिलीज होने लग गई थी, ठीक है। तो पहली आपकी 2014 में आ गई, ठीक है, दूसरी 2017, आपकी पहली 2017 में आई, ठीक है, अपडेट 2014 में आई, फिर उसको अपडेट कर दिया गया 2017 में, फिर 2020 में।
इस तरीके से। और अभी लेटेस्ट आई है 2025 में, तो ये फर्स्ट 2014 में, सेकंड 2017, थर्ड 2020, तो 3-3 साल के में आ गई। लेकिन यहां पर 2020 के बाद में लंबा गैप लग गया, 3 की जगह 5 साल बाद में यहां पर चौथी आपकी रिपोर्ट आउटलुक के तौर पे रिलीज हुई है। 3 कैटेगरीज में डील करता है जो ऑलरेडी हमने देख लिया। IUCN की बात करें तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, जो डेडिकेटेड है नेचर के कंजर्वेशन से रिलेटेड, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करने से रिलेटेड। स्टैब्लिश हुआ था 1948 में, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, एक फ्रांस में लोकेशन है दैट इज फॉन्टेन बेल्यू, यहां पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी नेचर के कंजर्वेशन से रिलेटेड, और उसी के आउटकम के तौर पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर IUPN के नाम से एक इंस्टीट्यूशन स्थापित हुआ, और फिर ये प्रोटेक्शन वर्ड जो था उसको रिप्लेस किया गया कंजर्वेशन से, तो ये अल्टीमेटली नाम बदल के 1956 में हो गया आपका IUCN। अब हमें ये समझना होगा कि प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में डिफरेंस क्या है। प्रोटेक्शन का मतलब तो देखो बिल्कुल भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो नेचुरल साइट्स में, लेकिन कंजर्वेशन का मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाते हो, जहां पर नेचर की कंजर्वेशन प्रोटेक्शन भी हो रही है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट को भी आप नहीं रोक रहे। इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना एक तरीके से अलाउ करने का स्कोप 1956 में अलाउ या फिर प्रोविजन कर दिया गया था। वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट एनवायरमेंटल नेटवर्क है जहां पर 1300 से ज्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनमें गवर्नमेंट्स भी मिल जाएंगी, तो सिविल सोसाइटी की भी आपको पार्टिसिपेशन दिखेगा। यूनिक फीचर्स की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहां पर आपको स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भी पार्टिसिपेट करते दिखेंगे। इसका मतलब सरकारें भी दिख रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस भी साथ मिलकर काम करते हैं। रोल मैंने बताया किस तरीके से कंजर्वेशन को डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट करें, कैसे हम एक अच्छी लाइवलीहुड अर्न करते हुए, ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हुए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी काम कर सके। ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें तो ये ग्लोबल अथॉरिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज एक इंस्टीट्यूशन है जो कि नेचर और कंजर्वेशन और उनकी रिलेशनशिप की बात करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं IUCN ट्रैफिक रिपोर्ट। देखो 2025 की IUCN ट्रैफिक रिपोर्ट जो है वो रिलीज होती है, और इसमें देखा जाए तो इंडिया और नेपाल को कहा है कि देखो जी, आपके यहां पर राइनोस जो है, आपके जो गैंडे हैं, इनकी इलीगल हंटिंग हो रही है, उसको आप रोको और पॉपुलेशन को राइज करने के लिए आप एफर्ट करो। इसीलिए आप क्या देखते हो कि जो उत्तर प्रदेश में प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो पीलीभीत रीजन है, वहां पर राइनोस जो है वो काजीरंगा से और नेपाल से ला करके और वहां पर रिलोकेट किए जा रहे हैं, तो ये कंजर्वेशन एफर्ट है। तो मोर और लेस ये रिपोर्ट इसी तरीके से तो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ना कि क्या करना चाहिए जिससे कि हम वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन कर सकें। एक तो हमें ये देखना है कि IUCN ट्रैफिक रिपोर्ट क्या है। देखो अब की बार जो 2025 की रिपोर्ट आई है इसको अफ्रीकन एंड एशियन राइनोसिरस स्टेटस कंजर्वेशन एंड ट्रेड के टाइटल दिया गया है। इसकी बात करें तो इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम तो किया है IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, जो कि अफ्रीका कमीशन का जो अफ्रीकन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप है वो, प्लस एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप है वो, प्लस ट्रैफिक, इन तीनों इंस्टीट्यूशन ने मिलकर के रिपोर्ट तैयार की। और रिपोर्ट तैयार करने का जो एक प्रपोजल है वो किसके तहत दिया गया, वो देखो साइट्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, उसका जो सेक्रेटरीट है उन्होंने इस रिपोर्ट के लिए कहा है कि भैया आप अपनी तरफ से एशिया अफ्रीका के जो राइनोज हैं उनकी स्टडी करके पूरा डिटेल बताइए कि क्या हमें करने की जरूरत है। पब्लिकेशन की अगर बात करें तो 2025 में अप्रैल मंथ तक का पूरा डिटेल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में पब्लिश हुआ। फोकस रहता है क्या स्टेटस है कि राइनोज की पॉपुलेशन के कंजर्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें फोकस ही राइनोसिरस पे ही किया गया ना, तो अकॉर्डिंगली, और ट्रेड के चलते क्या खतरा है क्या नहीं वो साइट्स में हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अब IUCN ट्रैफिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें या फिर हम ये तो खैर हमने देख लिया, इसमें हम देख लेते हैं अब थोड़ा सा राइनोस के बारे में। देखो राइनोस की बात करें तो लार्ज हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं, इसका मतलब इनके पास में मेमेलियन, आप कह सकते हैं कि ये मेमेलियन है ना, अपने जो भी ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनको फीड करते हैं मिल्क, एक तो ये, और हर्बीवोरस है इसका मतलब घास फूस चारा ये खाने वाली ये आपको स्पीसी है। इसकी अगर बात करें तो इस फैमिली को जनरली हम दो कॉन्टिनेंट्स में फैलते हुए देख सकते हैं, एक तो अफ्रीका और एक एशिया। आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे 5 तरीके के मेजर राइनोसिरस, जिसमें ब्लैक
व्हाइट, सुमात्रन, जावन और वन हॉर्न राइनो जो कि इंडियन राइनो के नाम से भी फेमस है। अगर इनको देखें तो वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में मिलता है वो है वल्नरेबल, इंडिया और नेपाल दोनों में मिल जाता है। जावन राइनो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान रख लेना, इंडोनेशिया वाले रीजन में मिल जाएगा। सुमात्रन जो राइनो है वो इंडोनेशिया में दिख जाएगा, वो भी आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिखेगा। और ब्लैक राइनो है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको साउथ अफ्रीकन रीजन, ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में देखने को मिल जाएगा। वहीं पर आपका जो व्हाइट राइनो है वो नियर थ्रेटन्ड है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की 3 कैटेगरी है और बाकी एक वल्नरेबल है, इंडिया में जो मिलता है, और व्हाइट राइनो जो कि साउथ अफ्रीका के सवाना रीजन में देखने को मिल जाता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में। और इनका क्या अपीयरेंस है क्या नहीं, ये आपके सामने इमेज सीधी सीधी दिखाई पड़ रही है। अब थोड़ा सा आईयूसीएन की हमने बात कर ही लिया, अब थोड़ा सा ट्रैफिक के बारे में देख लेते हैं। देखो, ट्रैफिक एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रख लेना, नॉन गवर्नमेंटल। इसका मेन काम क्या है कि वाइल्ड लाइफ में जो भी ट्रेड होता है या जो कुछ भी आप कह सकते हो कि आप मतलब अक्रॉस द बॉर्डर आना जाना, ट्रेड, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट, ये चलता है, उसके चलते कहीं पर बायोडाइवर्सिटी को खतरा ना हो जाए, उस चीज को मॉनिटर करने का इसका काम हो गया, नंबर 1। नंबर 2, 1976 में इसको स्थापित किया गया था। 2 इंस्टीट्यूशन आ गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने मिलकर के और इस ट्रैफिक नाम से इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया। हेडक्वार्टर कहां पर है भाई इसका, ये है यूके कैम्ब्रिज में। फिर बात कर लेते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की। देखो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो प्राणी मित्र और जीव दया अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, और इसमें इंडिविजुअल्स और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसमें पर्टिकुलर एनिमल वेलफेयर के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। तो उनपे क्या क्या चीजें हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर हम इन दोनों अवार्ड्स की बात करें, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्यों दिए जाते हैं? जो भी एनिमल वेलफेयर, उनकी प्रोटेक्शन और ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के ऊपर काम करता है कि भाई आप जीव को जीव की तरह समझिए, वो वाला जो वैल्यू है उसको प्रमोट करने का काम है। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो प्राणी मित्र अवार्ड तो दिया, स्टार्ट हुआ था 1966 से। जीव दया अवार्ड स्टार्ट हुआ 2001 में, याद रख लेना भाई, अवार्ड्स पे भी आजकल यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग गई है, ठीक है। ऑर्गेनाइजर की बात करें तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तो है ही, जो कि 1960 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है उसके तहत स्थापित की हुई एंटिटी है, उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। इसका मतलब पीसीए एक्ट है ना, उसके आधार पर इस पर्टिकुलर एंटिटी को स्थापित किया हुआ है। इसका मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, कि किसी पार्लियामेंट से पारित एक्ट के तहत इस एंटिटी को स्थापित किया गया। अब प्राणी मित्र अवार्ड है ना, 5 सब कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें एडवोकेसी में इंडिविजुअल, इनोवेटिव आइडिया में इंडिविजुअल, लाइफ टाइम सर्विस में भी इंडिविजुअल, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया था, साथ में कोई भी गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट, पीएसयू किन की तरफ से कोई एफर्ट किया हो तो वहां पर भी ग्रुप में यह अवार्ड दिया जाता है। वहीं पर जीव दया अवार्ड है वो 3 सब कैटेगरीज में, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे आ गया, एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी कैटेगरी होगी स्कूल, इंस्टीट्यूशन, टीचर या चिल्ड्रन मिलकर के काम करें। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहां पर आपको काम करते हुए दिखेंगे जिनको अवार्ड दिया जाता है। एक तो स्टेट लेवल पे मान लो कोई एनिमल वेलफेयर बोर्ड बढ़िया काम कर रहा है, एक दूसरा एसपीसीएस जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल, वो, इसके अलावा गौ सेवा आयोग हो गया, एनिमल लवर एनजीओ, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, इनकी तरफ से जो भी एफर्ट किए जाते हैं उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है इन दोनों अवार्ड्स के बेसिस पर। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, ऑलरेडी हमने देखा कि इसको प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट, पीसीए एक्ट जो है उसके सेक्शन 4 के तहत स्थापित किया है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बल्लभगढ़ हरियाणा में, और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये ऑपरेट करता है। फंडिंग की बात करें तो फाउंडेशन की इसको शुरू किया था रुक्मणी देवी अरुंदले, जो कि नोटेबल, बहुत ही फेमस एनिमल राइट एक्टिविस्ट रह चुकी हैं। इनकी बात की जाए, इसके अलावा पर्पस क्या था 1962 में, एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करना, और जो भी एनिमल्स के साथ में क्रुएलिटी होती है, ह्यूमन जो अपने आप को समझदार समझता है उसके द्वारा जो भी गलती गड़बड़ की जाती है, जो बेजुबान जानवर होते हैं उनके साथ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एफर्टफुल है ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट जो स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अपनी तरफ से सजेशन प्रोवाइड करती है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं मिस्टी स्कीम के बारे में।
अब मिस्टी स्कीम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी एक तो फुल फॉर्म हमें ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम स्कीम। इसका मतलब कोस्टल एरिया में जो मैंग्रोव वाला जो इकोसिस्टम है ना, उसकी कंजर्वेशन भी हो और वहां पर जो भी कम्युनिटीज रहती हैं उनको भी एक अच्छा स्कोप मिले जिससे कि वो अपनी लाइफ में अच्छे से सरवाइव कर सके, ठीक है जी। तो देखा जाए तो क्या है मामला, गुजरात जो है वो नेशनल लीडर के तौर पे इमर्ज होकर आया है मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन में, और वो सारा काम हुआ है मिस्टी स्कीम के तहत। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। अब ये अचीवमेंट है, इसकी बात करें तो गुजरात ने सक्सेसफुली 19,000 से भी ज्यादा हेक्टेयर एरिया पे पिछले 2 साल में मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा दिया है। अब आप सोचो कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है अगर हम इकोलॉजी एनवायरमेंट के हिसाब से देखें। नेशनल टारगेट तो देखो ये रखा गया था कि ज्यादा भी नहीं तो 540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमें मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ाना है। इसको मोटे फौरी तौर पे देखें तो 54,000 हेक्टेयर एरिया में हमें एक्सपेंड करना था आने वाले 5 सालों के अंदर। और उसी में गुजरात ने ये जो अचीवमेंट किया है ये वाकई में काबिले तारीफ है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मिस्ट्री स्कीम की बात कर लेते हैं। 2023 में लॉन्च हुई और इंडिया ने भी ये लॉन्चिंग कब की, देखो यूएनएफ ट्रिपल सी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27th राउंड हुआ था ना, तो उसमें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है उसको ज्वाइन किया था। इसका मतलब सिंपल है कि जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसमें हमें कैसे भी करके इकोलॉजी को एक्सपेंड करना है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने एक लीडर के तौर पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्जेक्टिव मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा देना जिससे कि कोस्टल एरिया में या जो जहां पर भी सॉल्ट पेन्स है, मतलब ऐसी लैंड एरिया जहां पर आपको सॉल्ट कंटेंट अच्छा खासा दिखाई पड़ता है, वहां पर हम अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि सॉल्टी या फिर कहें कि एक तरीके से ब्रैकिश वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, तो उनको क्यों ना हम एक्सपेंड करें जिससे कि लैंड यूटिलिटी भी आएगी और साथ ही साथ जो एक कार्बन न्यूट्रल बनने का हमारा टारगेट है, हम चाहते हैं कार्बन कैप्चर करना, तो वो चीजें भी इजीली हो पाएंगी। 5 साल का ड्यूरेशन है, 2023-24 से स्टार्ट हुआ। इसके अलावा बात करें तो फंड्स कहां से आ रहे हैं, इसमें देखो फंड नरेगा पहले स्कीम चला करती थी जिसकी जगह अभी वीबीजी रामजी आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे में पहले तो नरेगा से फंडिंग आती थी, अब वीबीजी रामजी स्कीम का फंडिंग यहां पर होगा या नहीं ये थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर अगर हम इकोसिस्टम को इनको एक्सपेंड करने की बात करें तो डेफिनेटली अलायंस आएगा और वीबीजी रामजी के तहत भी काम जो करवाए जाएंगे उनमें ये मिस्टी स्कीम के तहत मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन का काम है उस पर काम जरूर होगा। फिर आगे बात करें तो जो कैंपा फंड होता है ना, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, उधर से भी आते हैं और कुछ अदर सोर्सेस से भी इधर फंडिंग आती रहती है। मिस्टी स्कीम की बात करें तो यहां पर गुजरात ने जो अचीवमेंट किया है उसको अगर हम कोस्टल एरिया वाइज कुछ यूं डिवाइड करें तो यहां पर कच्छ एंड सौराष्ट्र वाला रीजन, कच्छ ये वाला और सौराष्ट्र वाला ये रीजन, यहां पर बहुत ही बढ़िया एरिया लगभग 799 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे एफॉरेस्टेशन हुआ मैंग्रोव की अगर बात करें, जहां पर मरीन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इंक्लूड करते हुए काम किया गया। दूसरा सेंट्रल एंड सदर्न बेल्ट, इसमें जो खंबात की खाड़ी वाला बेल्ट है वो, और उससे लेकर के आप सूरत कोस्टल एरिया और ये जैसे जैसे आप महाराष्ट्र की तरफ जाओगे वहां पर भी अच्छा खासा कवरेज दिया गया है। और फिर इसके अलावा सौराष्ट्र मॉडरेट, इधर की तरफ अगर कोस्टल एरिया की बात करें तो आपका ये जो एरिया आ जाता ना अमरेली जूनागढ़ गिर सोमनाथ वाला, यहां पर भी अच्छी खासी कवरेज यहां पर की गई है मिस्टी स्कीम के अंडर में। इंपॉर्टेंस सीधी बात है, कोस्टल एरिया में अगर मैंग्रोव्स आपके अच्छे खासे हैं तो इरोजन कम होगा, साइक्लोन्स का जो इंपैक्ट है वो कम आएगा, और जो सी वाटर का इंट्रूजन होता है अंदर की तरफ लैंड की तरफ वो भी कंट्रोल हो पाएगा। इसके अलावा फिश ब्रीडिंग को सपोर्ट मिलेगा, कोस्टल लाइवलीहुड इंक्रीज होगी, बायोडाइवर्सिटी राइज होने का स्कोप है क्योंकि गुजरात के पास में 1650 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन है, तो ऐसे में वहां से एक तरीके से इकोलॉजी और ह्यूमन लाइवलीहुड दोनों को अर्न करना पॉसिबल हो पाएगा। फिर आता आपका काली फंड। देखो काली फंड की बात करें तो ये एक नया इंटरनेशनल मैकेनिज्म है बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करने से संबंधित। कहां पर फाइनलाइज किया गया, देखो इटली की कैपिटल रोम है ना, वहां पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी की 16वीं मीटिंग होती है कॉप्स की, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16th मीटिंग डिसाइड किया गया कि हमें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिवली काम करने की जरूरत है। तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते क्या है ये, किस तरीके से लॉन्च हुआ।
देखो लॉन्चिंग डेट आपको याद रख लेनी है 25 फरवरी 2025, मतलब 25/2/25, ठीक है जी। अडॉप्टेड की बात करें तो कॉप 15 में देखो इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, बट अल्टीमेटली लॉन्च कब हुआ? देखो 2022 की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई 15वीं, उसमें तो ये हो गया था कि चलो ठीक है हमें मिलकर के काम करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, बट अल्टीमेटली इसको लेकर के एक फंड, क्योंकि हमेशा फाइनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल होता है जो डिसाइड करता है कि कोई काम होगा कि नहीं और किस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, किन किन चीजों पर काम किया गया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो क्या, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। इसका मतलब सिंपल है कि अगर बायोडाइवर्सिटी को आप कंजर्व करो तो उसमें क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फिर आप मल्टीपल यूसेस के ऊपर भी जाओगे। जैसे मान लो आपने बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक इकोसिस्टम में जाकर के कुछ सैंपल्स आपने गैदर किए कि हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इस पे काम करना है, लेकिन उसी के साथ साथ में आप कुछ अलग डिफरेंट लाइफ के बारे में भी पढ़ोगे। उसका यूज जो कॉमर्शियल कंपनीज हैं, ठीक है, जो रिसर्च में इनमें पैसा लगा रही हैं, वो डेफिनेटली उठाएंगी। तो वो बेनिफिट केवल उनके पास ही ना रहे, वो बेनिफिट जिस इकोसिस्टम से आपने सैंपल पिक किया था या जो भी आपने स्टडीज की थी, उस इकोसिस्टम से एसोसिएटेड जो भी कम्युनिटीज हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनको भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ये है इसका पूरा मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डीएसआई यूज की बात करें, ये क्या है? अगर हम डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन, तो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको देखो डेफिनेटली रिसर्च में लिया जाएगा। कंजर्वेशन की बात करेंगे तो इनकी क्या इनकी कमियां हैं, किस तरीके से हम आगे अपना एफर्ट डाल सकते हैं, तो उसका फिर रिसर्च होगा। तो फार्मास्यूटिकल्स में, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक्स, इनमें भी यूज होगा तो कॉमर्शियल कंपनीज या फिर कॉमर्शियल जो भी अर्निंग्स होगी वो डेफिनेटली दिखेगी। तो उनमें से हिस्सा जाना चाहिए कि नहीं? जो इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग हैं, जो सपोर्ट देंगे अपने लोकल नॉलेज के आधार पर कि देखो ये पेड़ है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब उसके कंजर्वेशन के लिए वहां पर अगर कोई एंट्री लेगा तो उसका यूज कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी करेगा तो डेफिनेटली फिर आउटकम और जो भी है बेनिफिट उनके साथ शेयर होना चाहिए। वो ही हो जाता है आपका फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग कॉन्सेप्ट। समझ गए? फिर आती है फंडिंग मैकेनिज्म। देखो बिजनेसेस जो भी डीएसआई कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, उनको उनका पार्टिसिपेशन आएगा और उनकी रेवेन्यू जो होगी उसमें से बायोडाइवर्सिटी के लिए भी पैसा जाएगा। इसका मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को एक्सपेंड करने का काम कर दिया गया है कि देखो रिसर्च करो, आप लीगल मैनर में जाइए और जो भी आपको इनकम हो रही है रिसर्च के बेसिस पे दवाई बनाने में या किसी भी तरीके की और आप एनहांसमेंट या एडवांसमेंट कर पा रहे हो, तो उसका बेनिफिट फिर लोकल्स के साथ भी शेयर करें। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी आप पैसा दें, ऐसा नहीं कि आप ही पैसा जेब में डाल लें, ठीक है जी। काली फंड की अगर बात करें तो ये कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए काम करने का होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ना, जो जिसके अंदर ये डिसाइड किया है कि 2030 तक हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं, बायोडाइवर्सिटी का रिवर्सल कर देना है। दैट मीन्स कि लॉसेस जो हो रहे हैं उनको तो हम रोकेंगे ही, उल्टा जो लॉस हो चुके हैं उनको हम रिकवर भी करेंगे। ये यहां पर पॉइंट आ जाता है। इक्विटी प्रोविजन की बात करें, मैंने बताया कि 50% फंड्स जो हैं वो इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज से शेयर किया जाएगा, जो भी इनकम होगी बिजनेस हाउसेस के द्वारा, जिसको हमने बोला फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। आई होप यू गॉट इट। फिर आता है सिग्निफिकेंस। देखो यूएन बायोडाइवर्सिटी फंड से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है उनको एक पुश मिलेगा, वहां से कंट्रीब्यूशन भी है तो उनको कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो यूएनईपी और यूएनडीपी इसको देखने वाले हैं। सेक्रेटरीट है वो कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेक्रेटरीट इसको ऑपरेट करेगा, इसको देखेगा। और ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये मोर और लेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा सीबीडी की बात करें तो ये देखो इंटरनेशनली एक ऐसी ट्रीटी है जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था ना, उसके तहत फाइनलाइज की गई थी, जिसका टारगेट क्या है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट किए जाए, ऐसे तरीके से बायोडाइवर्सिटी को यूज किया जाए जिससे कि आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम ना हो। दैट मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंश्योर हो, और इसके अलावा इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इन चीजों पर ध्यान देना यहां पर मेन काम है। जो भी पार्टीज इस एग्रीमेंट या इस ट्रीटी के तहत पार्टिसिपेट कर रही हैं या सीबीडी में आ रही हैं, उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग हो जाती है ये कि भाई आप जो है वो फिर इसको एकदम प्रॉपर्ली अप्लाई करोगे, अदरवाइज फिर आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं एज पर द गाइडलाइंस एंड रूलिंग्स, राइट। फिर बात करते हैं
यूनाइटेड स्टेट्स की देखो, यूएसए इकलौता ऐसा यूएन मेंबर है जिसने अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया। और यूएस तो देखो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को तो वैसे लोग गालियां देते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो यूएसए का जो जीन है यूएसए के लोगों का, या फिर यूएसए का जो मेन कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट है, वो है ही ऐसा कि एक्सप्लॉइट करो और अपने गेन्स को एनहांस करो। आप समझ रहे हैं बात को? बस। इसका सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात करें, मैंने बताया आपको कि 2030 तक रिस्टोर करना है बायोडायवर्सिटी को, और 2050 तक नेचर और ह्यूमन के बीच में हार्मनी स्टैब्लिश करके हमें कंटिन्यू करना है। अडॉप्शन की बात करें तो कॉप 15 जो हुई थी 2022 में, उस टाइम पर ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था। टारगेट क्या है इसकी ओवरऑल बात करें तो 2050 तक 4 गोल्स अचीव करने हैं, 2030 तक 23 टारगेट अचीव करने हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग 2010 में आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स डिसाइड किए गए थे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें 20 ग्लोबल बेंचमार्क टारगेट्स रखे गए थे, ठीक है ना। तो उनको भी अभी रिप्लेस कर दिया गया है इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के द्वारा। इसका मतलब ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आईची टारगेट्स हैं या कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो फ्रेमवर्क है ये किससे संबंधित है, तो सीधा आपको बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से बता देना है। फिर आता है एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025। देखो हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, उनके द्वारा नई क्लास ऑफ इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट ऑडिटर्स अलाउ कर दी गई है अंडर एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025। अब क्या है ऑडिटिंग का मतलब? देखो जब कोई भी काम हो जाता है ना, उसके बाद में जो एक्चुअल में आपको आउटकम दिखाई पड़ रहा है, उसको आप प्रोसेस जो फॉलो किया गया था, जिसमें पैसे भी लगते हैं, काम करने के तरीके को भी देखा जाता है, उससे कंपेयर किया जाता है कि आउटकम जो दिखाई पड़ रहा है वो वाकई में जो बताई गई थी बातें उससे मैच कर रहा है कि नहीं, कहीं पे लापरवाही हुई तो नहीं है। अगर हुई है तो फिर ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी, अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसेस में इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स थे उनके खिलाफ में फिर कार्रवाई की जाएगी। जैसे यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो वो भी एक तरीके से ऑडिटिंग करते हैं थर्ड पार्टी के तौर पे जाकर के किसी कंपनी की, है ना, रिपोर्ट तैयार कराते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही अभी क्या किया गया है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड ये ऑडिटर्स का जो मैकेनिज्म है, इसमें अब प्राइवेट सेक्टर के ऑडिटर्स को भी एंट्री दे दी गई है। और एंट्री का तरीका क्या होगा, जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी डिग्री लेते हैं ना पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट करके, जो आपकी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है उससे, वैसे ही यहां पर प्रोसीडिंग होगी और एक लाइसेंस दिया जाएगा जिसके तहत फिर वो ऑडिटिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये एक नया मैकेनिज्म है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, इनकी तरफ से कोई भी गड़बड़ियां जो की जा रही है उनको हाईलाइट करने का काम होगा। अब हम थोड़ा सा ऑडिटिंग रूल्स के, ये एनवायरमेंटल ऑडिटिंग रूल्स 2025 के बारे में जानते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव मेन तो है कि कंप्लायंस मॉनिटरिंग, कि जो भी गाइडलाइंस रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है उनको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, चाहे फिर वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या रीजनल ऑफिसेज हो, नंबर 1। नंबर 2, क्या इनके पास में रिसोर्सेज प्रॉपर हैं या कम है, उससे संबंधित भी सर्वे किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर वहां पर प्रॉब्लम्स अगर आती है तो उसके सोल्यूशन के लिए भी तो आपको काम करना होगा। तो ऑडिटर इस तरीके से एक रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं, तो वो मैकेनिज्म होगा। फिर बात आती है कौन कौन से लॉज के तहत ये ऑडिटिंग करेंगे। नंबर 1, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 और दूसरे रिलेटेड लेजिस्लेशन। एप्लीकेबल रूल्स की बात करें, ये तो आपके एक्ट हो गए, रूल्स हो गए। इसके अलावा जो इको मार्क रूल है 2024 का, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2022 का, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2022, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ये आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाला ही है, उससे संबंधित। मोटा मोटा अगर देखें तो दोनों एस्पेक्ट में काम होगा कि जो एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको आप प्रॉपर्ली फॉलो करवा रहे हो या नहीं, और जो भी हमारे हैजार्डस जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कंटेंट हैं, उनको लेकर के जो लॉज है, उनको लेकर के जो लॉज हमारे बने उनको फॉलो करते हैं कि नहीं, ये सारा इसमें रहेगा। स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करें, इसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज को चेक किया जाएगा। क्योंकि सीधी बात है, मानो कि कोई कंपनी अगर अपना प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है और उसके चलते जो कुछ भी एनवायरमेंटल लॉसेज होंगे
उनका भी एक प्रॉपर स्टडी होना जरूरी है थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एंटिटी से, जिससे आइडिया लगे कि प्रोजेक्ट की वजह से जितना नुकसान एनवायरमेंट इकोलॉजी को हो रहा है उतना क्या कॉम्पनसेट करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे ऑडिटर, फिर एक एक्सपर्ट कमेटी उस पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करेगी ग्राउंड रियलिटीज के साथ में। तो एक तरीके से एक प्रोसेस यहां पर देखने को मिल रहा है। अप्रोच की बात करें क्यों ये लाया गया, देखो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की मैकेनिज्म होगा जो कि सर्टिफाइड होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा एनवायरमेंट ऑडिटर्स के तौर पे, और ये एक तरीके की थर्ड पार्टी कंप्लायंस के कॉन्सेप्ट पे काम चल करने वाले हैं कि कहां पर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई रिस्क आ रहा है, कौन सी एजेंसी गवर्नमेंट की वहां पर इन्वॉल्व है, किसी ने प्रोजेक्ट लगाया तो कितना पैसा उन्होंने अलोकेट किया हुआ अमाउंट एडिक्वेट है कि नहीं, एफर्ट्स हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं, अकॉर्डिंगली फिर सारा काम होगा। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की बात करें तो ये कौन होंगे, ये प्राइवेट एजेंसीज होंगी। मैंने बताया जैसे चार्टेड अकाउंट सीएज होते हैं ना, वैसे ये काम करने वाले हैं। अब थोड़ा सा रोल की हम बात कर लेते हैं। रोल मैंने बताया एनवायरमेंटल लॉज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, इन पे काम करेंगे। की फीचर्स, एक तो देखो सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है। इसका मतलब सिंपल है कि एक एजेंसी स्टैब्लिश हो रही है जिसका नाम है एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, EADA, जो कि ये पूरा मैकेनिज्म अपने अंडर में काम करवाएगी। फिर सर्टिफिकेशन होगा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग और नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली वैसे जैसे सीए का एग्जाम होता है, सीपीटी, आईपीसीसी, और ये कई स्टेजेस जो होते हैं उसके हिसाब से। और जो फाइनल इस एग्जाम को क्लियर कर लेगा और पूरे प्रोसेस के थ्रू निकल जाएगा, उनको फिर रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, फिर वो ऑडिटिंग कर सकते हैं। रोल क्या होगा इन रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या इवेल्युएट करना है कि जो कंप्लायंसेस है रूल रेगुलेशन की वो फॉलो हो रही है कि नहीं, सैंपलिंग, एनालिसिस एंड कंपनसेशन कैलकुलेशन। इसके अलावा यहां पर ग्रीन क्रेडिट रूल्स का कॉन्सेप्ट भी यहां पर अप्लाई होने वाला है वेरिफिकेशन के हिसाब से। वेस्ट मैनेजमेंट लॉज हैं उनको, अगेन वही बात, ये लॉज की कंप्लायंस को यहां प्रॉपर्ली देखने का काम होगा। ठीक है, और ध्यान रखें यहां पर अगर किसी प्रोजेक्ट को किसी कंपनी ने लगाया, मान लो कहीं पर कोई बड़ी फैक्ट्री लगा दी, तो ऐसे में वो प्रोजेक्ट लगाने के बाद में भी ऑडिटिंग जो है वो सेपरेटली कराई जाएगी, फिर उसके बाद में सारा काम होगा। क्योंकि कई तो क्या करते हैं, अपनी खुद की फैक्ट्री लगा दी, खुद ही प्रोजेक्ट का अपना पूरा असेसमेंट करा करके बोल देते हैं कि हाँ जी हमने ये तैयार कर दिया, तो फिर उसकी भी एक वेरिफिकेशन करवाई जाएगी एक तरीके से ऑडिटर्स के थ्रू, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर एक इश्यू आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहां तो करप्शन का स्कोप साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कई एलिगेशंस लग रहे हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि सीएस जो है वो तो टैक्स चोरी कराने में हेल्प करते, तो यहां पर भी कुछ गड़बड़ कर देंगे ऐसे इस तरीके से ऑडिटर्स भी। देखो इसके लिए प्रोविजन किया गया है कि अब रेंडमाइज सिस्टम होगा बायस को अवॉइड करने से रिलेटेड। जैसे अभी देखें तो कहीं पर भी कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो वहां पर अब रेंडमली जो है एक तरीके से ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स है वो अलोकेट किया जाता है, वो जाकर के ही फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या गड़बड़ियां चल रही है किसी भी फैक्ट्री या इंस्टीट्यूशन में। इससे क्या हुआ कि रैंडमली अगर टीम अलोकेट होगी ना, तो उससे ये नहीं होगा कि भाई पहले से 60 गार्ड बिठा लेगा वो मालिक जो भी है जिसकी कंपनी में रेड पड़ रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो वही चीज यहां पर करने का स्कोप बताया जा रहा है। फिर आ जाते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। ये जो एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी है ना, EADA, इसका मेन काम है ऑनलाइन रजिस्टर मेंटेन करना, मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को। सीधी बात है जो ऑडिटर्स हैं उनका काम क्या प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, उनको भी रेटिंग दी जाएगी, जिसके आधार पर ऑडिटर्स की रैंकिंग डिसाइड होगी कौन कहां परफॉर्म कर रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर उसके हिसाब से उनको आगे भेजा जाएगा काम करने के लिए। और टाइमली उनके अगेंस्ट में गड़बड़ अगर दिखाई दी तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा ऑडिटर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, राइट, और ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम दी जाएगी। ओवरसाइट मैकेनिज्म की बात करें तो देखो स्टीयरिंग कमेटी वहां पर रहेगी साथ में, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, वो उसको चेयर करेंगे, और साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं उनके भी मेंबर्स वहां पर होंगे, जिससे कि प्रॉपर मैनर में चीजों को देखा जाए कि इंडिपेंडेंट अगर बॉडी कोई काम कर रही है, प्राइवेट मेंबर बॉडी अगर कहीं पे जाके काम कर रही है, तो वो वैल्यूज को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रही है कहीं पर अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए। फंक्शन की बात करें तो ये जो ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा ये मॉनिटर करने का काम होगा, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है, और रिफॉर्म्स जो भी टाइम टू टाइम लेकर के आने हैं उनसे संबंधित भी रिकमेंडेशन दे दिए जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स के बारे में।
फिर आ जाता है हमारा आज का लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, दैट इज इंडियाज फर्स्ट डीएनए बेस्ड काउंट। देखो ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेट जो है, जिसको साई हम बोलेंगे, 2025, ये मोर और लेस आप कह सकते हो कंप्लीट हो चुका है। ये पहली बार डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस यहां पर हमारे देश में कंडक्ट हुआ है। साई 2025 के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन एस्टिमेशन कितना आया है, लमसम 22,446। इसका मतलब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो डीएनए बेस्ड जो एलिफेंट्स की संख्या है हमारे देश में, उसकी एक रेंज दी है 18,255 से लेकर के 26,445। तो एवरेज अब मोटा मोटा निकालो तो 22,446 आपका निकल के आ जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो एक एक्सपेक्टेशन थी ना कि एलिफेंट्स की हमारे यहां पर पॉपुलेशन लगभग 27,312 दिखेगी, उससे तो कम ही दिखी है, तो ये 18% का ड्रॉप है। इसके अलावा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्टर्न घाट्स में आपके सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं, 11,934 सबसे ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स की बात करें तो लगभग 6,500। शिवालिक हिल्स और गैंजेटिक प्लेन्स की बात करें लगभग 2,000। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो लगभग 2,000 से कम, 1,900 के लगभग आप मान लीजिए। तो इस तरीके से ये आपको सीक्वेंस याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बात की जाए तो हमारे जो एशिया में जितने भी तरीके के एलिफेंट्स मिलते हैं, जिनमें आप देख सकते हो इंडियन, श्रीलंकन और सुमात्रन, इनमें आप देखो तो सबसे ज्यादा एलिफेंट कहीं पे दिखते हैं तो वो इंडिया में ही है, लगभग 60% या उससे ज्यादा ही। ठीक है, तो जब भी एशियाटिक एलिफेंट या एशियन एलिफेंट की कंजर्वेशन की बात आती है तो इंडिया हमेशा सेंटर स्टेज पे रहेगा। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर दिखे, कर्नाटका में, फिर असम, फिर तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा इससे साई की बात हम करें तो ये इंडिया की पहली डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस, ये हमने ऑलरेडी देख ली है। कंडक्ट किसने किया, इसको देखो जॉइंट एफर्ट के बेसिस पे किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आपकी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो, प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो, और साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सर्वे मेथड्स की बात करें तो इसमें डंग डीएनए सैंपलिंग की गई। डंग आपको पता है कि एलिफेंट जहां पर भी रहते हैं, जिस तरीके से उनका निश है या जो हैबिटाट होता है, वहां पर आपको इजीली उनके सैंपल्स दिख जाएंगे, तो वहां से डंग कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद में उनका डीएनए टेस्टिंग कर देना। तो इस तरीके से क्या किया गया है, लगभग 21,056 डंग सैंपल्स कलेक्ट किए गए। कहां से, एक तो वो एरियाज जहां से एलिफेंट रोम करते हैं, तो वो लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर एरिया को कवर करते हुए किया गया है। और साथ ही साथ जहां पर पूरा डंग का प्लॉट मिला है बहुत बड़ा, एक मान लो झुंड जहां पे रुका हुआ हो, तो वहां पर लगभग 3 लाख के लगभग प्लॉट्स को आइडेंटिफाई करके वहां से सैंपल निकाले गए। फिर डीएनए टेस्टिंग हो गई। फिर क्या होता है, जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन का स्टेटस आता है। इसमें क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। मतलब ये डंग आइडेंटिफाई आपने कर लिया, डीएनए आपने निकाल लिया, तो आप फर्स्ट बार में क्या करोगे कि ये डीएनए किस किस एलिफेंट का है उसके ऊपर मार्किंग कर दोगे कि हाँ भाई इस एलिफेंट का हमारे पास डीएनए आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। पहला काम हो गया। फिर उसको जैसे समय बीत जाएगा तो उसको मार्क किए हुए एलिफेंट्स जो हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा, उनके झुंड के साथ, उनके फ्लॉक के साथ। फिर वो घूमते रहेंगे, दोबारा से फिर उनको रिकैप्चर किया जाएगा। अगेन वही तरीका होगा कि उनकी जो मार्किंग हो रखी है ना, उनके अलावा जो एडिशनल कौन कौन से एलिफेंट्स हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, उनको मार्क कर दिया जाएगा और डीएनए सैंपल उनका साथ में डंक्स के बेसिस पे कलेक्ट हो ही रहा है। इस तरीके से मार्क रिकैप्चर मॉडल को लगातार करते चले गए और अल्टीमेटली फिर कैलकुलेशन लगा ली जाती है कि हाँ भाई कितने एलिफेंट्स हमारे यहां पर आ गए। इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है कौन कौन सी, एक तो देखो एम स्ट्राइप्स ऐप है, ठीक है, वो एक सैटेलाइट बेस्ड हैबिटाट मैपिंग है और एक डीएनए एनालिसिस। ध्यान रखना है 3 फेज प्रोसेस ये रहा है। सर्वे टाइमलाइन, सर्वे हुआ 2021 से 2025 के बीच में। अब हम थोड़ा सा इंडियन एलिफेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा अगर हम 3 एशियाई एलिफेंट्स की सब स्पीसीज की बात करें, जैसे मैंने बताया, एक तो आपका हो जाता है इंडियन, एक होता है श्रीलंकन, एक होता है सुमात्रन। इनमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फैला हुआ कोई सी स्पीसी है तो दैट इज इंडियन एलिफेंट। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अलावा कहां पर होगा इसका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चाइना, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में इनकी प्रेजेंस आपको दिख जाएगी। हैबिटाट जनरली ग्रासलैंड, ड्राई मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इंडिया के हिसाब से देखें तो हमारे देश में नेशनल हेरिटेज एनिमल का रिकॉग्निशन मिला हुआ है और कंजर्वेशन के हिसाब से देखें तो आईयूसीएन में एंडेंजर्ड स्पीसी है। ठीक है जी, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में है। हमारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में एनरोल किया हुआ है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगर हमें इंडियन एलिफेंट्स की, इनकी बात, एशियाटिक एलिफेंट्स की बात करें तो जो श्रीलंकन एलिफेंट है ना वो आपका लार्जेस्ट होता है और जो
सुमात्रन एलिफेंट होता है ना, वो साइज में स्मॉलेस्ट होता है। इसका मतलब इंडिया में जो एलिफेंट मिल रहा है वो मोर और लेस मीडियम साइज का है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। मैंने बताया आपको चाहिए होती है पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्यूआर कोड जो है वो आपको एक तरीके से आपको क्यूआर कोड जो है वो स्कैन कर लेना है। ये आ गया आपके सामने अगेन, और यहां पर आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच।